हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जित्स स्टडी सेंटर पर। आज हम आपके लिए मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है वो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा, यानी मेंस का पेपर होगा, और इसके बाद ग्रुप डी का पेपर आने वाला है अभी। तो इस दोनों ही एग्ज़ाम के लिए अभी ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और एक एक बात को समझिए क्या इस टॉपिक में है और ये क्या सवाल आएगा, गुणनखंड से रिलेटेड क्या क्या सवाल आते हैं। हमने यहाँ पे 4 टॉपिक लिख रखा है। जैसे गुणनखंड में आपको जो सवाल पूछा जाता है वो गुणनखंडों की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, या सम गुणनखंड कितने होंगे, या विषम गुणनखंड कितने होंगे, या अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे और अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो सवाल देगा और आपसे पूछेगा कि कितने गुणनखंड होंगे। तो हम पहले थोड़ा सा इस पे बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक टॉपिक करके सवाल कराते चलेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके जनरल कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ये गुणनखंड क्या होता है। देखिए, टॉपिक है कि गुणनखंड क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं 20। सपोज एक ने एग्जांपल लिया 20। अब हम ये बोलें कि ये 20 जो है किस किस संख्या से कट जाता है। तो आप इसको डिसाइड करके बोलोगे कि ये जो 20 है 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से नहीं कटता, 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 6, 7, 8, 9 नहीं कटता, फिर 10 से कटता है और फिर फाइनली 20 से कट जाता है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो 20 है 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो जिस संख्या से कोई भी संख्या पूरा पूरा कट जाता है वो सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं इस 20 का गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। इस गुणनखंड को जो है हम लोग भाजक भी बोलते हैं। कई बार सवाल में गुणनखंड के जगह पे भाजक वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो हम लोग 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से अगर भाग दें 20 को, तो ये 20 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो सवाल यही आता है कि ये जो आप संख्या निकाल पाए हो, टोटल कितना संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 संख्याएं हैं। ये टोटल 6 संख्याएं हैं जो 20 का गुणनखंड है ना। ये टोटल 6 संख्याएं हैं जो 20 का गुणनखंड है, ठीक है। तो आपका जो सवाल आता है ना गुणनखंड की संख्या निकालने, वो यही संख्या पूछता है कि टोटल कितना गुणनखंड है। अब बात ये आता है कि क्या अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं, तो क्या हम सारे गुणनखंड को निकालेंगे और निकाल करके फिर गिन के बताएंगे। अगर ऐसे करने लग गए तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा गुणनखंड नहीं निकालते हैं। ये छोटा सा 20 था, इसलिए आपको एक निकाल के हम बताए कि 20 का गुणनखंड ये आता है, ठीक है। पर अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए फिर भी निकालना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए, जैसे सपोज हम 20 का गुणनखंड निकालना चाहते हैं। देखिए, 20 का जो है हम लोग गुणनखंड निकालना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपका टोटल गुणनखंड निकल के आ जाएगा। वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कभी भी ज़रूरत पड़ गया तो आप इस तरीके से टोटल निकाल सकते हो। जैसे देखो, 20 को हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 गुने 20 लिख सकते हैं, तो आपका 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप लिखते चलो। 2 गुने 10 लिखेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 3 से कटता नहीं है तो 4 से कटेगा, तो 4 गुने 5 लिखेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 4 के बाद पुनः 5 से कटता है, तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, ये आप 5 यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहीं पे इसको ब्रेक कर दो। इसके बाद अब कोई भी संख्या आपका नया नहीं आने वाला। अगर आएगा भी तो 5 आएगा, 10 आएगा और 20 आएगा। तो इस प्रकार से आप देखो कि 20 का जो है टोटल कितना गुणनखंड निकला। तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो इसको लिख दो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर पूछे हमसे कि 60 का कितना गुणनखंड होगा, 60 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जैसे 1 गुने 60 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 गुने 30 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 गुने 20 लिखेंगे तो भी 60 हो जाएगा, 4 से कटता है ये तो 4 गुने 15 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, 5 से भी ये कटता है तो 5 गुने 12 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, 6 से भी कटता है तो 6 गुने 10 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा,
अब 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, अब ये 10 से कटेगा। तो 10 तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, तो अब यहाँ से रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहीं पे ब्रेक कर दो। तो टोटल कितना गुणनखंड मिलेगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 और 60। टोटल देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 गुणनखंड इसका निकल के आया। तो सवाल जो पूछेगा कि 60 के कितने गुणनखंड हैं कुल, तो आप कहोगे 11। पर इस तरीके से निकालना कहीं से भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही नहीं है, आपका पूरा समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो जो इसका सही मेथड होता है हम उस मेथड पे आते हैं कि हम गुणनखंड कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये देखिए 4 टॉपिक था, उसमें पहला जो टॉपिक था कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो हम लोग पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ये देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है, तो इसके लिए जो हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो मेथड यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से। आप देखिए इसको क्या बोल रहा है, पावर में एक जोड़कर गुना करना है आपको। ठीक है, पावर में एक जोड़कर गुना कर दिया जाता है, सभी संख्या अभाज्य हो। अगर अभाज्य नहीं है तो पहले आपको अभाज्य बना लेना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे 30 है सवाल, हम सवाल से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं, सवाल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सवाल पहला बोला है कि 30 के कुल भाजकों की संख्या होगी। भाजक का मतलब ये आपका गुणनखंड की ही बात कर रहा है। ठीक है, भाजक का मतलब ये गुणनखंड का ही बात कर रहा है। तो 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इस 30 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम निकाल के बता रहे हैं, 30 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से। तो 2 से लगाएंगे तो ये 15 आएगा, फिर यहाँ से 3 से लगाएंगे तो ये 5 आएगा। इस तरीके से जो हम फैक्टर करते हैं इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, सब पे पावर क्या है, तो सब पे पावर 1 है। क्लियर। अब यहां से देखो ये जो 2 है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि ये जो है सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या है सबका सब, तो पावर में 1 जोड़ करके आप गुना कर दो। तो सब के पावर को चेक करते हैं, तो पावर में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे पावर में 2 का पावर 1 है, तो इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर 3 का पावर 1 है, तो फिर इस 1 में 1 को जोड़ देंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 5 का पावर ये 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम जब सबको गुना कर देंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 8 जो है ये आपका कुल गुणनखंड की संख्या मिलेगी, कुल गुणनखंड की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए समझिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, कि ये जो 30 है ना, इस 30 का जो कुल गुणनखंड होगा टोटल 8 होगा। ठीक है, 30 का कुल गुणनखंड 8 होगा, यानी 8 संख्या ऐसा मिलेगा जो 30 को पूरा पूरा काट सकता है। ठीक है, अब ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको एक बार इसका कुल गुणनखंड निकाल के बताते हैं, तब आप समझ जाओगे ये कौन क्या कहना चाहता है। देखिए 30 को जो है हम इस तरीके से काट सकते हैं, 1 गुने 30 तो 30 आ जाएगा, 2 गुने 15 तो 30 आ जाएगा, 3 गुने 10 तो 30 आ जाएगा, 4 से 30 नहीं कटता, 5 से कटता है, 5 गुने 6, फिर 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि 6 यहाँ पे रिपीट हो चुका है। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए टोटल 8 संख्या मिला। आठों संख्या कौन कौन है, 1 2 3 5 6 10 15 30। ये टोटल 8 संख्या ऐसा मिला जो 30 को पूरा पूरा काट सकता है। तो इसी 8 के बाद जो यही जो संख्या मिला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मिला है, इस फैक्टर को काउंट करने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और इस मेथड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से बता सकते हैं कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो ये जो आपको बस समझना है कि ये जो हम फैक्टर निकालते हैं ये आपका अभाज्य गुणनखंड का ये मेथड है, अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकालते हैं। तो आपका ये सवाल इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका 2 सवाल लिखा हुआ है। ये दोनों सवाल देखिए कितना आसान है। सवाल पूछा, ये देखिए दोनों ही सवाल पूछा हुआ है आपका रेलवे आरआरबी में पूछा हुआ है। दोनों ही सवाल, ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, बोला 3 का पावर 5, 2 का पावर 4 और 7 का पावर 2 के कुल गुणनखंड होंगे।
आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बेस को चेक करना है। ये देखिए बेस इसका ये कहलाता है, ये सारा बेस को आपको चेक करना है। ये तीनों बेस देखिए अभाज्य है या नहीं है, तो 3, 2 और 7 ये सबके सब जो है अभाज्य हैं। अगर अभाज्य है तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसके पावर में क्या करना है कि सब जो भी पावर है इसका, इन सब के पावर में आपको 1 प्लस कर देना है। सबके पावर में 1 प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब पावर में 1 प्लस करेंगे तो 5 में 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से 6 5 30 और 3 90 इसका सही जवाब होगा। मतलब ये जो संख्या दी हुई है गुना के टर्म में, इसके कुल 90 गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 26 का पावर 6 मल्टीप्लाई 35 का पावर 5 के कुल भाजकों की संख्या। भाजक का मतलब पहले ही बताया कि भाजक का मतलब होता है गुणनखंडी। ये आपसे गुणनखंडी पूछ रहा है, भाजक वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल पूछा है तो हम सबसे पहले क्या काम है मेरा कि इसका हम बेस चेक करेंगे कि बेस क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये बेस है ये लिखा हुआ है 21, और यहाँ पे जो बेस है ये लिखा हुआ है 35। ये दोनों भाज्य नहीं है, ये दोनों क्या है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो था ये 3, 2 और 7 ये भाज्य था। यहाँ पर जो ये था 3, 2 और 7 ये तीनों ही अभाज्य था, इसलिए कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं था। सिर्फ इसके पावर में 1 जोड़ करके और सबको गुना कर दिए तो कुल गुणनखंड की संख्या मिल गया। लेकिन यहाँ पे 21 और 35 जो है ये अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको अभाज्य बनाना पड़ेगा। तो ये अभाज्य कैसे बनेगा इसको जरा देखिए। आप इसको इस तरीके से तोड़ दीजिए। ये देखिए 21 जो है इसको आप लिखिए 3 गुने 7, 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो ये 21 हो जाएगा, इसका पावर 6 है। मल्टीप्लाई 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 7 और इसका पावर हो जाएगा 5। और इस प्रकार से इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, देखो 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई यहाँ से देखिए 7 का पावर 6 और यहाँ मिलेगा 7 का पावर 5, तो ये हो जाएगा टोटल 7 का पावर 11 मल्टीप्लाई फिर यहाँ से देखिए 5 का पावर 5। अब देखिए ये 3, 7 और 5 तीनों ही अभाज्य है, तो आप सीधा पावर में 1 जोड़ करके क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो 6 है यहाँ पे पावर में, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई 11 है तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, और ये 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। इस प्रकार से हम जब इसको सबको गुना करेंगे तो आपको गुना करने के बाद मिल जाएगा, करने के बाद जो है आपको मिलेगा 504। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो 504 मिला है ये आपका कुल भाजकों की संख्या हुआ या कुल गुणनफलों की कुल गुणनखंडों की संख्या मिला। ठीक है, तो अब बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ये अभाज्य नहीं देगा तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे अभाज्य में, और उसके बाद उसको सॉल्व करके इस तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इस सवाल को, यहाँ पे भी सेम सवाल है, पूछा है दिए हुआ जो संख्या है इस संख्या का पूछ रहा है भाजकों की आप संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस 75 को भी तोड़ना और इस 40 को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको तोड़ने में दिक्कत आए तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए 75 को आप इस तरीके से देखो तोड़ लो। 75 को देखो सबसे पहले 3 से लगेगा तो 25 दिया 75, और 5 से लगाएंगे तो 5 5 25। इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं जरा गौर से देखिए, लिख सकते हैं 3 गुने 5 का पावर 2 और इसका पावर 8 है तो 8 रहने देता है, मल्टीप्लाई 40 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं यहाँ से देखो 2 बार में लगाएंगे तो 20, 2 बार में लगाएंगे अगेन तो 10, और 2 बार में लगाएंगे तो अगेन 5। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 5, और इसका पावर ये रखा हुआ है 5, और ओवरऑल पावर जो लिखा हुआ वो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने 40 को तोड़ के रखा यहाँ पे और ये 75 को तोड़ के रखा। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं इस तरीके से। 3 का पावर ये 8 आएगा। अब एक चीज देखिए समझिए, चूंकि ये पावर टोटल में स्क्वायर किया हुआ तो ये वाला 2 पावर इस पे भी जाएगा और 2 का पावर इस पे भी पूरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का पावर तो 8 होगा ही होगा। पहले एक बार लिख देते हैं 3 का पावर 8,
मल्टीप्लाई 5 का पावर ये देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 का पावर 3, और ये देखिए 5 पहले से लगाओ तो 15 हो जाएगा। ये इसको आप 15 कर लो, चूंकि 3 है और पावर में ये देखो 5 और 3 15 हो जाएगा ये गुना करके, और मल्टीप्लाई 5 का पावर 5, और ओवरऑल जो पावर लिखा हुआ है अगेन 2 लिखा हुआ है। तो जब हम ओवरऑल अगेन 2 करेंगे तो आपका वैल्यू मिलने वाला है 3 का पावर 16, मल्टीप्लाई 5 का पावर 32, मल्टीप्लाई 2 का पावर 30, और मल्टीप्लाई 5 का पावर 10। हम कुछ नहीं किए, पावर 2 था तो हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस प्रकार से जो आपका आंसर मिलने वाला है, देखिए ये सारा 3 5 2 और 5 जो है, ये देखिए 5 वाला जो टर्म है ये जुट जाए, इसको तोड़ ली, ये जो 5 वाला टर्म है ये जुट रहा है तो इसको आप जोड़ करके लिख लीजिए, 32 है और इधर 10 है, तो ये आपका मिलेगा। देखिए फाइनल कर लेते हैं इसको, 3 का पावर 16 मल्टीप्लाई 5 का पावर ये 32 और 10 ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 42, और मल्टीप्लाई 2 का पावर 30। अब देखिए 3 5 2 ये दो समभाज्य संख्या हो गया, तो कुल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, सिंपली पावर में 1 जोड़ दो और सबको गुना कर दो। ठीक है, ये पावर है इसका, पावर में 1 जोड़ दो तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 मिलेगा, 42 में 1 जोड़ देंगे तो 43 मिलेगा, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 मिलेगा। इस प्रकार से जब हम सबको गुना करेंगे, आप इसको घर पे चेक करके देखना, इतना ही आपको गुना करके ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी गुणनखंडों की जो संख्या है या सभी भाजकों की संख्या है आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, सम गुणनखंड निकालना और विषम गुणनखंड निकालना, इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको थ्योरी लिख के दिए है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, देखिए ये क्या बोला है कि यदि आपको जो है सम गुणनखंड की संख्या प्राप्त करना होगा, अगर आपको सम गुणनखंड निकालना होगा, अभी जो हम लोग निकाल रहे थे वो कुल गुणनखंड की संख्या निकाल रहे थे जिसमें सम और विषम दोनों ऐड था, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ सम गुणनखंड निकालें तो कितना गुणनखंड मिलेगा, और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ विषम गुणनखंड निकालें तो कितना गुणनखंड निकलेगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको एग्जाम्पल पे ऐसे समझ सकते हो। देखो ये जो 20 है ना, 20 में कुल कितना गुणनखंड था, याद है हम पीछे भी टेस्ट सॉल्व किए थे इसको, अगर नहीं याद तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 था, 2 था, उसके बाद 3 नहीं 4 था, 5 था, और फिर 10 था और 20 था, टोटल 6 गुणनखंड था। ठीक है, तो हमारा देखिए अगर कुल गुणनखंड है ना पता, कुल अगर गुणनखंड पता करना चाहते थे तो 6 था, लेकिन अगर हम कहें कि सम गुणनखंड कितना होगा तो इसमें सम कौन कौन है, सम देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 10 है और 20 है, तो सम गुणनखंड कितना है, तो सम गुणनखंड है आपका 4। और विषम गुणनखंड अगर जानना चाहें तो देखिए 1 और 5 विषम है तो 2, तो देखिए सम और विषम को जोड़ोगे तो कुल गुणनखंड ऐसे भी आ जाएगा आपका, है ना। तो निकालने के लिए हम टोटल गुणनखंड के तो नहीं निकालेंगे, हमको अब बाई कॉन्सेप्ट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टोटल गुणनखंड निकाल के गिनना शुरू कर दिए तो फिर आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके बारे में क्या कहता है कि 2 के घात में 1 नहीं जोड़ना है। अभी जो हम लोग कुल गुणनखंड निकाल रहे थे उसमें जो भी घात आ रहा था उसमें 1 जोड़ के गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब हमको सम गुणनखंड निकालना होगा तो 2 का जो घात होगा उसमें 1 नहीं जोड़ना है, 2 पर जितना घात दिया गया है उसी को लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 पे जो घात दिया हुआ है उसी को लेना है, इसके अलावा सभी संख्या का जो घात है उसमें 1 जोड़कर आपको आगे गुना कर देना है। ठीक है, और विषम गुणनखंड के बारे में कहा गया है कि 2 पर कुछ भी घात हो इसको छोड़ देना है, 2 पे कुछ भी घात दिया हुआ होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको सीधा आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है उसमें आप 1 जोड़ करके फाइनली आप गुना करते चले जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं सवाल पे, देखिए वो सवाल क्या कहता है। देखिए ये पहला सवाल है, ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कि 2025 का पावर 3 के सम एवं विषम जो भाजक हैं, भाजक का मतलब आपको बता चुके पहले कि गुणनखंड होता है, इसकी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो ये 20-25 है इसको आप
इसको आप क्या करिए कि पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार तोड़ के आपको बता दे रहे हैं। 20-25 को हम जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए ये 3 से कटेगा, तो देखिए 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। ये संख्या अभी भी 3 से कटेगा। देखिए 6 6 6 12, 1 13 और 5 18, अभी भी 3 से ये कट रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, अभी भी ये 3 से कट रहा है। फिर एक बार लगाते हैं तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15। अगेन ये 3 बार कटेगा तो फिर हम इसको लगा सकते हैं 25 तिया 75 होता है, और ये 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25 होता है ना। इसको हम जब तोड़े तो हमको ये पता चल गया कि हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 2 3 4, 4 है 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, चूंकि 5 यहाँ पे 2 बार आया तो 5 का पावर 2, और इसका पावर लिखा हुआ है 3। ठीक है, अब इसको हम फाइनल अगर लिखे तो इसे लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4 का यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 का पावर 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 5 का पावर 6। क्लियर। अब अगर हम चलिए, अब अगर हम सम गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो सम गुणनखंड के बारे में थ्योरी ये कहता था कि अगर 2 का घात है तो उसमें कोई बदलाव ना करें। ठीक है, अगर 2 का घात मौजूद है तो अभी जो आया है इसमें तो 2 का कोई घात है ही नहीं। अगर 2 का कोई घात है ही नहीं तो आपका कोई भी सम गुणनखंड मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सम गुणनखंड जो मिलेगा, सम गुणनखंड यहाँ पे जो होगा ये तो शून्य होगा। इसलिए शून्य होगा क्योंकि इसमें कोई 2 का घात है ही नहीं। जब 2 का कुछ घात है ही नहीं तो आप ये कह सकते हो कि 2 का घात 0 है। एक ही बात है दोनों। अगर आप ये एज्यूम भी कर लो कि 2 का घात 0 है, कुछ नहीं है का मतलब 2 का घात 0 है, और 2 का घात 0 का मतलब 1, इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई ऐसे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने का प्रयास करोगे तो ऐसे भी ऑब्वियस 0 मिलेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमको सम गुणनखंड निकालना है कि कितना सम गुणनखंड होगा। तो कहा गया, थ्योरी कहता है कि 2 का पावर जो भी रहे उसमें कोई बदलाव मत कीजिए, उसको एज इट इज जितना पावर है उतना ही लीजिए। तो यहाँ पे तो जो आया है उसमें 2 का कोई घात ही नहीं है, 2 है ही नहीं। तो हम जब 2 नहीं है तो इसमें सम गुणनखंड जो है वो 0 मिलेगा। अगर हम विषम गुणनखंड की बात करें तो विषम गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं करना, बस आपको जो भी घात दिया हुआ उसमें 1 बढ़ा करके आप गुना कर दिए। तो 3 का पावर 12 दिया हुआ है तो 12 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 5 का घात 6 है तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इस तरह से 13 सते 91 आएगा। तो सम गुणनखंड 0 आएगा और विषम गुणनखंड 91 आएगा, और इस प्रकार से जो आपका आंसर सही होगा वो सी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल भी वैसा ही है। 78 का पावर 8 है, उसमें सम और विषम घात जो है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 75 को तोड़िए। तो 75 को तोड़ेंगे तो देखिए ये 3 बार में 25 या 75 लगेगा, और अगेन 5 बार में लगाएंगे अब तो ये 5 बार में लगेगा, 5 पचे 25। तो हम इस 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, और इसका पावर 8 है तो हम 8 रखेंगे, तो टोटल मिलेगा 3 का पावर 8 मल्टीप्लाई 5 का पावर 16। अब यहाँ पे भी देखिए 2 का कोई घात नहीं है। अगर 2 का घात होता तब कुछ कर सकते थे, यहाँ पे 2 का कोई घात ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सम गुणनखंड जो मिलेगा वो सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो आपका 0 होगी, है ना। और विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी, विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सिंपली आप पावर में 1 बढ़ा करके और गुना कर दिए। तो 3 का पावर 8 है, 1 बढ़ाइएगा तो 9 हो जाएगा पावर, और 16 में 1 बढ़ाइएगा तो 17 हो जाएगा। और इस प्रकार से गुना करेंगे तो ये आपका 153 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका आंसर होना चाहिए 0 और 153 होना चाहिए, और ये आपका डी में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संजोग है कि 2 का कोई घात मिल ही नहीं रहा। अगर 2 का कोई घात मिला होता तो हम उसके पावर में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, उसके अलावा जो भी आपका घात मिलेगा उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं और आपका आंसर मिल जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए जिसमें 2 का घात मौजूद हो। देखिए एक सवाल लेते हैं हम। सपोज दिया हुआ है
20 का घात 3 और इसमें पूछा है सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको, ये देखिए 2 गुने 5, ठीक है, इसका पावर 3। यहाँ से देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ से 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। ओवरऑल में 3 है, सॉरी। इस प्रकार से हम इसको 2 का पावर 6 और 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर मिल गया है ना, 2 का पावर आपका घात मिला हुआ है। तो ये जो 2 का घात है, इस घात में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है यदि आप क्या निकालने जा रहे हो, सम गुणनखंड निकालने जा रहे हो। यदि आप सम गुणनखंड निकालने जा रहे हो तो 2 का जो घात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यहाँ पे घात कितना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो घात है वो घात आपका 6 है ना। तो आप 6 को एज इट इज 6 ही लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई, इसके आगे जो ये आपका घात दूसरा है 3, इसमें परिवर्तन होगा, एक जुटेगा इसमें, तो 3 और 1 हो जाएगा ये 4। इस प्रकार से जो सम गुणनखंड मिलेगा वो 24 मिलेगा। क्लियर। अब रही बात विषम गुणनखंड की, कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थ्योरी में ये कहता था कि जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का घात कुछ भी रहे उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये जो टर्म है इस टर्म को सीधा हम छोड़ देंगे, सीधा 5 का पावर 3 को एज्यूम करके चलेंगे। तो 5 का पावर 3 है, एक जोड़ेंगे तो ये 4 मिलेगा। इसका मतलब जो विषम जो आपका गुणनखंड होगा वो 4 होगा। अब देखिए सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड को अगर जोड़ते हैं तो कुल गुणनखंड मिलना चाहिए। तो सम गुणनखंड 24 है, विषम गुणनखंड 4 है, तो टोटल गुणनखंड कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ये आपका कुल गुणनखंड होना चाहिए। अगर पूछा जाता सवाल तो आप इस तरीके से जोड़ के देख भी सकते थे, ये आपका कुल गुणनखंड होना चाहिए। अगर आप रूल से ही बनाओ तो देखो यही आएगा। देखिए कुल गुणनखंड कैसे निकालते थे, तो कुल गुणनखंड निकालने का जो मेथड था वो ये कहता था कि जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दिए। जब पावर 6 है तो 1 बढ़ाइएगा तो 7 मिलेगा, और यहाँ 3 है, 1 बढ़ाएंगे तो इसको 4 मिलेगा, तो 7 से कितना होगा, 28 होगा। इस प्रकार से कुल गुणनखंड आपका 28 मिलता है। इधर से भी हम चेक कर रहे हैं, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड को जोड़ते हैं तो आपका कुल गुणनखंड 28 ही मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जब सम गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो जो 2 का पावर है उस पावर को बदलना नहीं है, जो दिया गया उसको एज इट इज लेना है आपको। उसके अलावा जो भी और संख्या दिया हुआ उस पर जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ करके आप गुना करते चले जाइए। ठीक है, और अगर विषम गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है तो उसमें 2 का चाहे कुछ भी पावर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो विषम वाला पार्ट है उस सारे में 1 जोड़ करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए 2 सवाल दिखा लिया गया है। ये दोनों सवाल आप घर पे सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क के रूप में दिया गया। आप इसको बना करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर। जिसका भी सही होगा देखते हैं किसका किसका सही होता है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको निकालना है। देखिए पहले हम लोग पढ़े कुल गुणनखंड की संख्या निकालना, फिर पढ़े सम गुणनखंड की संख्या निकालना, और फिर समझे कि विषम गुणनखंड की संख्या क्या होती है और विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकलती है। अब है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य होता क्या है वो एक बार थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से मतलब जो संख्या है उससे कटे, बस सिर्फ और सिर्फ एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। अगर ऐसा कोई संख्या है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, 3 एक से भी कट जाता है और 3 से कट जाता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता। 5, 7, 11, 13, ये देखिए इस तरीके की जो भी संख्या आती है, बहुत सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो सुनिए। इसके लिए आपको क्या करना है
कि देखो यहाँ साफ लिखा हुआ कि आधार में सभी संख्या के अभाज्य होने पर, आधार में सभी संख्या के अभाज्य होने पर सभी घात को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अगर आधार में अभाज्य नहीं है तो सबसे पहले उसको अभाज्य बनाइए और फिर उसके घात को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। कहने का इसका मतलब ये है कि यदि मान के चलो 2 का पावर 5 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3 का पावर 7 लिखा हुआ है, तो इसका आधार कौन हुआ? इसका आधार हुआ ये देखिए 2 और इसका आधार हुआ 3। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि आधार में सभी संख्या अभाज्य है तो आधार में देखिए ये दोनों अभाज्य है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो इसका पावर है इस पावर को जोड़ दीजिए, 5 + 7 कर दीजिए, ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि घात कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, अगर इसका आधार जो है, इसका जो बेस है वो अभाज्य नहीं है तो फिर इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा और फिर पावर को हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे इसका कहने का ये मतलब हुआ कि यदि मान के चलो आधार में ये यहाँ पे होता 12 का पावर 5 और गुने 3 का पावर 7, तो ये 12 अभाज्य तो नहीं है, इस 12 को फिर हमको अभाज्य बनाना पड़ता। ठीक है, सवाल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 सवाल यहाँ पे दिया गया। देखिए सवाल में कह रहा है 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3। तो सबसे पहले इसके बेस को ध्यान दीजिए, इसका बेस क्या है? 2 और 5 है ना। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है तो कुछ नहीं करिए, पावर को सीधा जोड़ दीजिए। तो आंसर क्या आएगा? 5 + 3 कर देंगे तो सिंपल 8 आ जाएगा, यही 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए दूसरा सवाल जो है 25 का पावर 3 गुने 7 का पावर 4 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो इस वाले सवाल में ये 25 जो है इसका बेस देखिए, ये 7 तो अभाज्य है लेकिन 25 अभाज्य नहीं है, तो इसको सबसे पहले आप अभाज्य बनाइए। तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, इसका पावर 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 4, तो ये आपको मिलेगा 5 का पावर 2 का पावर 3 गुने 7 का पावर 4। और इस प्रकार से इसको अगर हम फाइनल लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 6 मल्टीप्लाई 7 का पावर 4। ये देखिए 3 गुने 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और अब देखिए 5 और 7 ये दोनों क्या है? अभाज्य आ गया है। जब अभाज्य आ गया तो कुछ नहीं करना है, इसका पावर को सीधा जोड़ दीजिए। पावर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। 6 + 4 करेंगे तो 10, यही 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ संख्या है इस संख्या में टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या टोटल 10 होगी। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका। यहाँ पे भी देखिए ये बेस जो है इसका 25 है, 24 है और 26 है, ये तीनों अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले इस देखो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर 10, सबसे पहले यही काम करना है आपको। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 24 को हम लोग अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखिए लिख सकते हैं इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसका पावर लिखा हुआ है ये 20। और ये जो 26 है इस 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 13 का पावर 25। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको फाइनल जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 5 का पावर 20 और उसके बाद यहाँ से देखिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है और उस पर पावर करेंगे 20, तो 2 का पावर 3 और पावर में रहेगा 20 और इधर से 3 का पावर 20 हो जाएगा और फिर ये 2 का पावर 25 यहाँ से और फिर 13 का पावर 25, सबको तोड़ दिए। अब देखिए फाइनल कितना आ रहा है, तो 5 का पावर 20 आ रहा है मल्टीप्लाई यहाँ से देखिए 2 का पावर यहाँ से ये 60 आ जाएगा, 3 गुने 20 करेंगे तो 60 और इधर से ये 25, तो टोटल हो जाएगा 60 और 25 85 मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला का काम हो गया। अब बचा ये 3 का पावर 20 और यहाँ बचा 13 का पावर 25। अब देखिए सब अभाज्य संख्या में आ चुका है। 5 का पावर 20, ये 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो सिंपली कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो पावर को हम जोड़ देंगे। जब हम पावर को जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा 20 है, देखिए प्लस 85 प्लस 20 और प्लस 25। तो इस प्रकार से जो आंसर मिल रहा है देखिए 20 20 40 और इधर से 85 और इधर से 25 और जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा 100 आ रहा है जोड़ करके, तो इसका 150 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए 2 सवाल है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 सवाल दिया गया है। एक तो है 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, और बाकी 2 सवाल है 100 के कितने कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे, और एक कुछ गुना के टर्म में दिया हुआ है इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो एक सवाल हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। सबसे पहले इस 60 को तोड़िए। 60 को जब आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 30, 2 गुने 15 और 3 गुने 5। इसका मतलब 60 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और गुने 5। ठीक है, अब ये देखिए 3 का पावर 1 बोल सकते हैं, 5 का पावर भी 1 बोल सकते हैं। अब बोला कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से 2, 3, 5 तो आपका देखिए बेस में अभाज्य हैं ही, तो सीधा आप क्या करिएगा, पावर को जोड़ दीजिएगा। तो पावर कितना है, 2 है, 1 है और 1 है। तो इस प्रकार से टोटल कितना मिलेगा, 4 इसका सही जवाब होगा। 4 कुल अभाज्य गुणनखंड जो है 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 सवाल है जो आपको हम दे रहे हैं, घर पे आप इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करके आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। उम्मीद है ये लेक्चर से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और हम आपको बता दें कि ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपके रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ये जो गुणनखंड आप निकाल पाते हो, इस गुणनखंड का योग क्या होगा। जैसे जो आप कुल गुणनखंड की संख्या निकाल पा रहे थे अभी, तो हम लोग अब ये पता करेंगे कि जो कुल गुणनखंड आएगा उस कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है, कुल हम लोग जो सम गुणनखंड निकालने हैं उस सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, या विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। कई बार देखा गया कि ये पूछा जाता है कि जो आप गुणनखंड निकाल पाते हो किसी भी संख्या का, उस गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है। इस पे भी सवाल आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।